हेलो एवरीवन, मैं मीनू सामंत, कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज हम प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, जो यूजी सेमेस्टर 5 के डीएससी प्रोग्राम पेपर से है। प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत, प्लेटोज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। प्लेटो अपने न्याय पर आधारित आदर्श राज्य में दो स्वरूप को अपनाते हैं, जिसमें पहला है आपका शिक्षा, जो कि एक सकारात्मक स्वरूप है, वहीं साम्यवाद एक नकारात्मक स्वरूप है। तो साम्यवाद को नकारात्मक स्वरूप में इसलिए प्रस्तुत किया गया है क्योंकि यह एक वर्ग विशेष पर रोक या प्रतिनिषेध की वकालत करता है, अर्थात एक वर्ग को कुछ बातों से वंचित किया जाता है। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है, जिसमें पहला है आपका उत्पादक वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग और तीसरा है शासक वर्ग, जिसके अंतर्गत सैनिक वर्ग और शासक वर्ग को अभिभावक वर्ग की संज्ञा दी गई है और प्लेटो का साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। तो इस तरह हम देखते हैं कि साम्यवाद जिसके अंतर्गत कौन आ रहे हैं, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग आ रहे हैं, उन्हें परिवार व संपत्ति से प्लेटो वंचित करता है, जिसे ही प्लेटो का साम्यवाद कहा गया है। और जो राज्य का तीसरा वर्ग है, यानी उत्पादक वर्ग, उस पर साम्यवाद लागू नहीं होता है। तो प्लेटो उन्हें परिवार व संपत्ति बनाने की अनुमति देता है। तो इस प्रकार हम जान गए कि साम्यवाद में किन 2 वर्गों को सम्मिलित किया जा रहा है और किसे छूट दे रहा है और किसे प्लेटो का साम्यवाद कहा जा रहा है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद के 2 रूप है, जिसमें पहला है संपत्ति साम्यवाद और दूसरा है परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद। तो संपत्ति का साम्यवाद के अंतर्गत हम कुछ विशेषताओं को देखते हैं, जिसमें पहला है सभी नागरिकों के लिए नहीं वरन अभिभावक वर्ग के लिए। यानी आपका जो संपत्ति का साम्यवाद है वो सिर्फ क्या हो रहा है, अभिभावक वर्ग के लिए है, पूरे समाज के लिए नहीं है, क्योंकि ये अभिभावक वर्ग का ही दायित्व है कि वो पूरे समाज का कल्याण और दायित्वों को वो देखते हैं। दूसरा है आपका, इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। यानी संपत्ति के साम्यवाद के अंतर्गत हम जान रहे हैं कि जो प्लेटो का साम्यवाद है उसका उद्देश्य क्या हो रहा है, राजनीतिक हो रहा है। जैसे अभी हम अपने साम्यवाद को देखते हैं, वर्तमान साम्यवाद वह क्या है, पूर्ण रूप से आर्थिक साम्यवाद है। तो जो प्लेटो के समय जो वो अपना प्रतिपादन किया है साम्यवाद, वो क्या है, राजनीतिक है, जिसका उद्देश्य क्या है, राजनीतिक शासन व्यवस्था को दोषमुक्त बनाना है, बल्कि आर्थिक विषमता को दूर करने का नहीं है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, भोग का मार्ग नहीं वरन त्याग का मार्ग। इसके अंतर्गत जो हम लोग जानते हैं कि जो अभिभावक वर्ग है वो भोग विलासिता से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, वरन परिवार और संपत्ति को छोड़ करके वो कौन सा मार्ग को अपना रहे हैं, त्याग के मार्ग को अपना रहे हैं। तो इसलिए इन्हें ऐसा करने को कहा गया है, किया गया है, ताकि ये क्या है, समाज कल्याण में ही अपने आप को लीन रख सके। तो इस तरह हम प्लेटो के साम्यवाद को, संपत्ति के साम्यवाद को देखते हैं। परंतु कुछ विचारकों द्वारा प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना की है, जिसमें हम देखते हैं कि संपत्ति का साम्यवाद की कई आधारों पर आलोचना होती है, जिसमें उत्पादक वर्ग पर यह लागू नहीं होता है, जबकि प्लेटो के राज्य में उत्पादक वर्गों की संख्या सबसे अधिक होती है। और वहीं जो ये आपका संपत्ति का साम्यवाद की धारणा है वो मानवीय प्रकृति प्रवृत्तियों के अवहेलना करती है। कैसे? क्योंकि जो मानवीय प्रवृत्ति होती है वो निजी संपत्ति को रखना चाहता है। वहीं प्लेटो ने अपने संपत्ति के साम्यवाद के अंतर्गत क्या हो रहा है कि राज्य की एकता के बारे में बहुत ही अधिक क्या हो रहा है, उस पर बल दे रहा है,
तो इस तरह निम्न आधारों पर संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना होती है। दूसरा देखते हैं परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद, जिसके अंतर्गत पहला देखते हैं कि अभिभावक वर्ग को परिवार मोह से मुक्त रखना। तो परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद के अंतर्गत अभिभावक वर्ग को परिवार रखने की अनुमति या बनाने की अनुमति नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका मानना है कि पारिवारिक मोह एवं चिंताओं में फंसकर व्यक्ति क्या होता है, अपने कर्तव्यों से भटक सकता है। तो इसलिए प्लेटो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अभिभावक वर्ग परिवार से दूर रहे ताकि वो अपने कर्तव्यों का दायित्व को सही रूप से कर सके। दूसरा है आपका राज्य की एकता स्थापित करने हेतु। तो प्लेटो मानता है कि परिवार कहीं ना कहीं व्यक्तियों को सत्ता प्राप्ति के संघर्ष के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो इसलिए प्लेटो अभिभावक के समस्त स्त्री पुरुष को क्या चाहता है कि वे पारिवारिक एकता में बदल करके राजनीतिक एकता को प्राप्ति करें। तो इसी तरह थर्ड पॉइंट है श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति। प्लेटो अभिभावक वर्ग द्वारा श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति चाहता है, क्योंकि अभिभावक वर्ग एक योग्य और संपन्नशील व्यक्ति होते हैं। तो इस तरह वो श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति करना चाहता है। फोर्थ पॉइंट है नारियों को समानाधिकार, यानी स्त्रियों को के समान अधिकार की बात होती है इसमें। तो इसके अंतर्गत प्लेटो पहले से जो तत्कालीन परिस्थिति थी उसके अंतर्गत वो जान रहा है कि स्त्रियों की स्थिति अति दयनीय थी, दीन थी। स्त्रियां सिर्फ चार दीवारी के अंतर्गत रहती थी और जिनका कार्य सिर्फ बच्चों के लालन पालन तक ही सीमित था। तो इसलिए प्लेटो स्त्रियों की इन दशाओं से काफी चिंतित था। वो स्त्रियों को इस तरह मतलब कि वो चाहता था कि स्त्रियां राज्य के कार्यों में अपना योगदान दे। तो इस तरह वो स्त्रियों और पुरुषों को बराबरी पर लाना चाहता था। परिवार या स्त्रियों के साम्यवाद की भी कुछ आलोचना की गई है। साम्यवाद के अंतर्गत अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से वंचित कर दिया गया है और इस तरह स्त्री और पुरुष के जो भी संबंध है वो पति पत्नी के संबंध की पवित्रता को भुला देते हैं और व्यक्ति को केवल राज्य के एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह ये परिवार व स्त्रियों के साम्यवाद के अंतर्गत कुछ आलोचनाएं हैं। तो इस तरह हम जान गए हैं कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो क्या हो रहा है, दो वर्गों पर लागू हो रहा है और उन वर्गों को परिवार व संपत्ति से वंचित कर दिया जाता है। तो वंचित क्यों कर दिया जा रहा है, क्यों साम्यवाद लागू किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या हो रहा है, राज्य की एकता को बनाए रखना और जो भी राजनीतिक दोष है उससे मुक्त रखना ताकि जो राज्य है वो सही रीति से चल सके। तो अपने कार्यों के संपादन में अभिभावक वर्ग बाधा रहित होकर के कार्य कर सके। तो ये थे आपके प्लेटो के साम्यवाद।